हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीति। मैं हूं आपका दोस्त करता है काटपाल और आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्मॉल चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, तो इसको हम जल्दी से निपटा देते हैं इस चैप्टर को। चलिए फिर शुरू शुरू करते हैं विद आवर चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन। राइट जी, तो चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी। राइट, तो अब इसमें है क्या? इसमें मेन इसका नाम भी अगर आप देखें चैप्टर का, दैट इट सेज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। अब इसमें क्या क्या आएगा इसमें? अब मतलब कि अब हम बात करेंगे मेनली अबाउट फॉरेस्ट, ठीक है। और अब जुड़े हुए हमारे कौन से रिसोर्सेज हैं, मे बी अब ये इसका लिंक आएगा, मे बी इसका सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, हम समझेंगे कुछ वाइल्ड लाइफ से जुड़े एक्ट्स, सम लॉज, ठीक है। कोई मूवमेंट्स हम देखेंगे इसमें, कोई प्रोटेस्ट हुआ, जब एक्सप्लॉइट हो रहा था फॉरेस्ट इंडिया की, इंडिया के हिसाब से देखेंगे, एक्ट देखेंगे, लॉज देखेंगे, कई प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो हमने लॉन्च किए टू सेव द वाइल्ड लाइफ, टू सेव द फॉरेस्ट, क्योंकि वैसे भी क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। हमें कंजर्वेशन की नीड क्यों है, वाई कंजर्वेशन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में मोटा मोटा कवर करेंगे, ठीक है। वाई कंजर्वेशन, एंड देन इसके अंदर ही कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, फिर लास्ट में थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। एंड और भी कुछ कुछ स्मॉल टॉपिक्स, ठीक है। कम्युनिटी कंजर्वेशन का वो प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स में आप कवर हो जाएगा। एंड इसमें मेन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट आती है एक, वो वहां से क्वेश्चन मतलब कि मोस्ट ऑफ टाइम्स या डिफरेंसेस में पूछा जाता है या फिर डेफिनेशन एक एक के पूछ ली जाती है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट होगा इसमें, कि किस किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और वो कहाँ कहाँ पे होते हैं इन इंडिया। मतलब कि कोई गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है फॉरेस्ट, एज इन वो नहीं रेन फॉरेस्ट वगैरह वगैरह, जो गवर्नमेंट ने बोले हैं कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, अनक्लास्ड होते हैं, एक्सेट्रा, परमानेंट होते हैं। सो वो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय गवर्नमेंट, बाय इंडियन गवर्नमेंट में कहूंगा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, वो हम इसमें पढ़ेंगे, जो आपका मेन पोर्शन बनाता है। मेन पोर्शन आपका चैप्टर का ये है वाइल्ड लाइफ वाला पार्ट, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला पार्ट, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आते हैं आपके मूवमेंट्स भी आ जाते हैं, और ये एक्ट्स एंड लॉज और प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये एक पार्ट आता है। और एक आपका आता है ये फॉरेस्ट में, अब आपका क्या सिग्निफिकेंट पार्ट क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो दो पार्ट्स में सॉर्ट ऑफ डिवाइडेड है चैप्टर। तो हम मतलब कि मिक्स डिवाइड तो नहीं कह सकते, सिग्निफिकेंट डिवीजन नहीं है, मिक्स ही चलता है जो थोड़ा चैप्टर, बट बहुत इजी सा चैप्टर है। ये अगर आपने कर लिया तो आपके इसमें से अप्रोक्सीमेटली ऐसे थ्री थ्री मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, मतलब कि केस स्टडी होगी, या फिर 2 मार्क्स के आर एंड एमसीक्यूज, वो आ जाते हैं। इसमें थोड़ी सी रटने वाली चीजें भी हैं, बट हाँ अगर हम अब जैसे हम कर ही रहे हैं तो बहुत इजीली हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंस, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड फॉर सिग्निफिकेंस, हम ये दोनों की पढ़ रहे हैं। मैंने आपको इंटीग्रेटेड से चलेगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ वो ऐसे मतलब कि लाइफ, चाहे वो फ्लोरा हो, फ्लोरा यानी प्लांट्स, या फोना हो, फोना यानी एनिमल्स, फ्लोरा फोना, ठीक है, ये हम चीज पढ़ते हैं। सो वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट में रहते हैं, इधर प्लांट्स भी हम क्योंकि उनको लिविंग बींग्स ही कहते हैं, इधर फ्लोरा और फोना, तो ये आपको याद रखने की की टर्म्स हैं, ठीक है, ये आपको आएगा। नाउ अब व्हाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस,
सिग्निफिकेंस पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फॉरेस्ट इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब कि बेस लेवल पे फॉरेस्ट से ही चीजें आती हैं, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो और भी कुछ हो, मे बी एनिमल्स हो, वो भी एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एंड primary all the forests are primary producers supporting all other life forms, all other life forms को it supports, it supports, ठीक है, it supports all other life forms। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपको याद रखना है। अब मतलब कि ऑल अदर लाइफ फॉर्म्स में कैसे आता है कि ह्यूमंस इंटरैक्ट विद ऑल अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर्मिंग कम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स। इन ऑल दीज द ऑल अदर लाइफ फॉर्म के साथ जब हम इंटरैक्ट करते हैं, ह्यूमन इंटरैक्ट करता है प्लस होता है प्लस ह्यूमन, दिस फॉर्म्स अ कम्प्लेक्स इकोसिस्टम, कम्प्लेक्स इकोसिस्टम। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब डिफरेंट स्पीशीज ईच अदर की डेली नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। ठीक है, मतलब कि इकोसिस्टम, जैसे आपने फूड चेन वगैरह भी पढ़ा होगा आपके साइंस में, फूड वेब पढ़ा होगा अपने साइंस में, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब वो फूड हो गया आपका, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सब एक दूसरे की डेली नीड्स को मतलब कि कर रहे हैं। ठीक है, डेली नीड्स के साथ जुड़ रहे हैं। राइट, इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ी बेसिक सी बात थी। ठीक है, अब मूविंग है, डाइवर्स होती है फ्लोरा फोना, मैंने आपको बताया डाइवर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर के अंदर भी आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डाइवर्स फ्लोरा फोना। फ्लोरा और फोना मैंने आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। फ्लोरा इज द प्लांट्स एंड फोना आर द एनिमल्स। राइट, प्लस्टिनोसिन ने इतना जरूरत नहीं है, ये आपका हो गया। अब इसका फॉरेस्ट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस स्पेशली, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि यहाँ से कई गुड्स हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए इतने सारे, एंड दैट हैज कॉज्ड स्ट्रेस। ठीक है, इट हैज कॉज्ड स्ट्रेस, डिप्लीशन, मतलब कि खत्म हो रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, द स्पीशीज हैव बीन एक्सटिंक्ट, मरते जा रहे हैं, उनकी जनरेशंस खत्म हो गई हैं। ठीक है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बट सिन टिल दैट मतलब कि इसको करते हैं, स्टिल फॉरेस्ट मीन्स द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फूड। ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ फूड लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ food, and plants act as a primary producer creating nutrients and necessary for survival. This is created by, color change कर लेते हैं, plants. So major significance में आपको क्या आया, the forest is a primary producer and all other, it supports all other life forms, and with all other life forms, if humans are interacting, this form and a complex ecosystem which cater to the daily needs, डेली नीड्स ऑफ, मतलब कि कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज केटर टू द डेली नीड्स ऑफ अदर स्पीशीज, ईच अदर, डेली नीड्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ह्यूमन भी एंड द अदर स्पीशीज भी। ठीक है, तो डाइवर्स फ्लोरा फौना होती है, ये हमने डिस्कस किया। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, फूड के होते हैं, फॉरेस्ट। और फूड कहाँ से आता है हमें पता है, प्लांट से, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फ्लोरा हमारा प्लांट्स हो गया, एंड फोना आर द एनिमल्स, एंड इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हैज लेड टू डिस्ट्रेस, डिप्लीशन एंड एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, एंड उसके स्टेप्स आपने पढ़ेंगे आगे, उसको अगर आप रिलेट करना चाहो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह वगैरह कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो प्लांट्स एक्ट क्रिएटिंग न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, प्लांट्स आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंस वाला पोर्शन। अब हमने ये तो देख लिया ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अब
कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब कि बचा के रखना, वो भी तो करना है ना। ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो अब कर लिया, अब तो कंजर्व करना है हमको। तो अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन इन इंडिया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की कैसे हो रही है। सो फैक्टर्स, अब इसके कंजर्वेशन हम क्यों कर रहे हैं, वाई कंजर्वेशन, हमको जरूरत क्यों पड़ी यार कंजर्वेशन की, वाई डू वी नीड कंजर्वेशन, वाई डू वी नीड कंजर्वेशन, हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब इसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन किसका, हैबिटेट का, हैबिटेट किसका, हैबिटेट प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। हमने वहां पे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, हमने वहां पे शहर बना लिए, वी मेड सिटीज, वी डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके कारण हो गया डिस्ट्रक्शन हुआ हैबिटेट का। Also not just destroying the habitats, not just the homes of plants and animals, but we also killed plants and animals during the process of hunting। ठीक है, हंट किया हमने, बहुत किया। कई अभी तक द लेदर ऑफ वन, आई डोंट नो, स्नेक और सम एनिमल, वो बहुत ज्यादा करोड्स में बिकती है, बिकॉज इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट। तो उसके लिए हंटिंग चाहिए होती है। पीपल हंट इन ब्लैक मार्केट्स, पीपल हंट मतलब कि ब्लैक मार्केट्स में जाके उसको बेचते हैं हंट करके, ठीक है। सो हंटिंग हुई। अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन वाला पॉइंट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इस सब से ही ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुई, ठीक है। अब ओवर एक्सप्लॉइटेशन से क्या हुआ, पोल्यूशन। इन शॉर्ट हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है। अब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई लेने वाला है नहीं, और साथ में अब फॉरेस्ट फायर्स भी होगी। फॉरेस्ट फायर्स भी कुछ ह्यूमंस के कारण ही होती है, अभी रिसेंट में ही हुई थी कहीं पे, आएगा ऑस्ट्रेलिया में होती है, और हर साल होती है वहां पे। तो वो उसके कारण प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब ये तो हमने ये डिस्कस किया, जनरल फैक्टर्स डिस्कस किए, अब इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या हैं कि 1960s में, 1960s 1960s 70s में जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का दैट डिमांड इंक्रीज्ड, ठीक है। इंक्रीज डिमांड इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इनकी थोड़ी इंक्रीज डिमांड दिखी हमें, ठीक है। और एक नेशनल इंपॉर्टेंट बात है, ये डिमांड किसकी थी एक्चुअली, एक नेशनल वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, या कोई लॉ लेके जाए जिसको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये सब का इन सब रीजन से काफी डिस्ट्रॉय हो रही थी। ये हमने सारे कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में ये इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रही थी, और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज को भी हार्म हो रहा था। दिस इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन लेड टू द, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हार्म्ड फॉरेस्ट। दीज रीजंस, ये सारे रीजंस यहां से लेके आते हैं, ठीक है। रीजंस हार्म्ड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। कई कम्युनिटीज इंडिया में आज तक फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं फॉर देयर डेली नीड्स। जो कि हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं, वो सारे अभी तक फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर डेली नीड्स, और उसके कारण ठीक है, तो ये सारा हो रहा है। अब फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज को हार्म इसलिए भी हुआ क्योंकि डिफॉरेस्टेशन भी हो रही थी। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ काट देना,
तो that was happening throughout, and excessive deforestation has led to global warming. So this cycle continues. कहाँ गया climate change? But climate change was up. तो ऐसे deforestation led to climate change. This is the whole cycle. है क्या? इन्होंने हार्म किया. हार्म क्यों हुआ है? कि डिफोरेस्टेशन के कारण पेड़ ज्यादा कट रहे हैं, एंड दैट लेड टू क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो ये आ गई हमारी बात. नीड फॉर कंजर्वेशन हमने डिस्कस कर लिया. अब इसका नीड, अब एक और यहाँ पे एक हमारा एक फैक्ट आता है नीड फॉर कंजर्वेशन में कि क्यों, मतलब ये तो हमने डिस्कस किया व्हाई डू वी नीड कंजर्वेशन. अब इसमें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो, हैबिटेट प्लांट्स एंड एनिमल्स की, और साथ में इन दोनों को करें अगर हम आगे इसका पॉइंट लेके जाएं, वाइल्ड लाइफ population of plants and animals both decreased. It decreased. ठीक है, जिसके कारण इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब यहां पे आती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी यानी कि कौन से एनिमल्स एक फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं. कई एनिमल्स रह रहे हैं, कई प्लांट्स रह रहे हैं, लगी हैं उसमें, उगते हैं, तो दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. वेयर एज देर इज एंड ऑल्सो जेनेटिक डाइवर्सिटी, like maybe some rats have different species. There are different species of rats, so that is known as genetic diversity. Ecological diversity and genetic diversity. Humans are genetically diverse. है तो humans ही, we are humans only, but we are genetically diverse, right? Some people have like every person has does not have the same face, doesn't have the same features, doesn't have the same voice. ठीक है, so that is genetic diversity. Ecological yani in on earth we humans are also living, animals are also there, plants are also there, and other species are also there. So that is known as ecological diversity and genetic diversity. That is the main key feature. In ecological diversity we can also talk about water, air and soil. That is ecological diversity. Now what were the efforts we discussed कि why did we need conservation, but now we have to discuss कि क्या efforts लेके आई थी government, because there was a high demand. So what was the efforts? Now talking about next efforts made by the government. Efforts made by the government, right? What are the efforts made by the government? First of all, बहुत important है ये, इसको किसी और पेन में लिखते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है आपके लिए. कौन से पेन में लिखे हैं? लेट्स टेक ग्रीन, बिकॉज ग्रीन SDG. इंपॉर्टेंट थिंग, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. डेट भी याद करना जरूरी है, 1972. Indian Wildlife Protection Act. This becomes the important part of your chapter. Indian Wildlife Protection Act, क्योंकि पूरा चैप्टर ना इसके अराउंड ही घूम रहा है. Indian Wildlife Protection Act, and then we'll talk about some projects, ठीक है, and some movements. So वो कलेक्टिवली इंपॉर्टेंट पार्ट बना देता है. अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा पार्ट शुरू हो रहा है आपका चैप्टर का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. नाउ व्हाट इन दिस, इन्होंने अब क्या किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में? अब अंदर क्या हुआ? In the Wildlife Protection Act, the government released list of all protected species. अब protected species कौन सी होती हैं? जिनकी hunting
उनकी ट्रेडिंग या उनको यहाँ से लेके जाना, इधर उधर लेके जाना बैन कर देते हैं। ठीक है, दीज आर बैन थिंग, मतलब इनकी ट्रेडिंग हंटिंग बैंड है, इनको बेच खरीद नहीं सकते आप इन प्रोटेक्टेड स्पीशीज को। प्रोटेक्टेड स्पीशीज भी इस लिस्ट में आए हैं क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया, वो कम हो रही थी डे बाय डे, सो दैट इज वाई उनको ये प्रोटेक्टेड लिस्ट में लेके आया गया। सो इट रिलीज इस्टेब्लिश, अब इसके अंडर ही इस्टेब्लिश हुए थे, इस्टेब्लिश इसी एक्ट के अंडर ही इस्टेब्लिश हुए थे आपके नेशनल पार्क्स। ठीक है, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स इसके अंडर ही आए थे। ठीक है, अब ये वाइल्ड लाइफ एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट, ये अम्ब्रेला एक्ट रहेगा। इसके अंडर, अम्ब्रेला यानी ये कई एक्ट्स को कवर करता है। अब इसके अंडर कई रिफॉर्म्स भी लेके आए गए, रिफॉर्म्स लेके आए गए इन इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही। 1980 एंड 1986 में भी कुछ रिफॉर्म्स लेके आए जहां पे हमने बटरफ्लाईज को भी इंक्लूड किया। ठीक है, अलग कलर से लिखते हैं, हमने बटरफ्लाईज को इंक्लूड किया इसमें। प्रोटेक्टेड स्पीशीज में अभी बटरफ्लाईज नहीं थी। मॉथ्स को इंक्लूड किया। इंसेक्ट स्पीशीज हम ज्यादा मतलब कि अब इंक्लूड करना शुरू कर गए थे। वी इंक्लूडेड बीटल्स इन इट, राइट, एंड ड्रैगन फ्लाई। तो हमने ये इंक्लूड किया है इसके अंदर। एंड ऑल्सो देन इन 1980 and 1986 we did this, and then in 1991 it led to inclusion of 6 plant species also, because abhi tak wildlife protection act mein only animals were considered, but after 1991, like the reform in 1991, 6 plant species were also included in this list now. ठीक है, now it focused, right, I told you what it focused on. It focused on, लिख देते हैं, अगला पॉइंट बना देते हैं, focused. What was the focus areas? Focus areas were protecting the species, protecting endangered the species, जिनकी population कम हो रही थी, ठीक है, whose population were getting less and less, like the one horn rhinoceros, ठीक है, वो, and the black buck, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड। सो ये सारी चीजें हैं। एनिमल्स वन है, एंड एशियाटिक लॉयंस, टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, एंड घड़ियाल। I'll write it down, right after the slide. I'll write it down, the animals in threat. अब फोकस क्या था इनका? प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स, ठीक है, बैनिंग हंटिंग, ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, hunting/trade in wildlife, I've told you. Legal protection, legal protection for habitats, legal protection for habitats. Habitats की legal protection कैसे मिली इनको? Habitats की legal protection मिली ये नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिली यहाँ पे, ठीक है, and also restricting wildlife trade, I've already told you. Now talking about the animals in focus. Focus पे ये तो थे, but animals in threat, or animals in focus. What were the main animals? These are important to you. ठीक है, ये अभी तक हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही चल रहा है, उसके अंडर ही आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, ठीक है। What were the animals in threat? टाइगर, लिस्ट बना रहा हूं मैं आपको, एनिमल्स इन थ्रेट, टाइगर, वन horned rhino, right? Then there is Kashmir stag, or you can call it hangul, Asiatic lion, right? And then the crocodiles, there are some types of crocodiles. There are 3 types of crocodiles. इसमें मैं आपको explain करता हूँ, 1 2 3.
Three types of crocodiles are freshwater crocodiles, then there are saltwater crocodiles, then there is one crocodile named घड़ियाल. ठीक है, अगर किसी को इमेजेस वगैरह देखनी है, श्योरली यू कैन गो टू द इंटरनेट. अगर आपको इमेज से ज्यादा अच्छा याद होता है, टाइगर और वन हॉर्न राइनो या एशियाटिक लायन तो चलो कॉमन है, कश्मीरी स्टैग या हैंगुल इज अ वेरी, मतलब कि अगर किसी को पता हो तो इट्स रियली गुड. अगर नहीं पता, यू कैन गो इन द इंटरनेट एंड रिसर्च अबाउट इट. वेरी गुड. मतलब कि आपको इमेज से अगर मेमोरी होती तो अच्छा लगेगा आपको देख के, मतलब कि अच्छी स्पीशीज है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनिमल्स इन फोकस. अब आगे हम चलते हैं. इसी के मतलब कि प्रोटेक्शन के अंडर कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए. ठीक है, प्रोजेक्ट्स मेनली हम इस चैप्टर में मेन जो डिस्कस्ड है प्रोजेक्ट, वो है प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि वो वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है इंडिया का. प्रोजेक्ट टाइगर, जिसने टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज की है इंडिया में, प्रोटेक्शन दी है टाइगर को. ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर. सो व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर? अब मतलब जरूरत क्यों पड़ी टू प्रोटेक्ट टाइगर्स है, इतना तो आपको समझ आ ही रहा है. ठीक है, अब जरूरत क्यों पड़ी? इन 1973 द गवर्नमेंट नोटिस दैट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज रिड्यूस्ड टू 1827 फ्रॉम 55,000. कितने ज्यादा परसेंटेज के, ओनली 1800 tigers were left, rather there were 55,001 time. मेजर, अब इसके थ्रेट्स कौन कौन से थे? मेजर थ्रेट्स जो टाइगर्स फेस कर रहे थे वो थे, अगेन पोचिंग या हंटिंग, आप बोल लीजिए हंटिंग था एक पार्ट. ठीक है, कि उनका ट्रेड होता था, उनकी स्किन से कुछ बनाया जाता था. हैबिटेट उनका श्रिंक हो रहा था क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट वाज श्रिंकिंग, डिफॉरेस्टेशन, राइट. ठीक है, एंड डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज, डिप्लीशन ऑफ फूड, मतलब कि फॉर एग्जांपल टाइगर ईट्स अ डियर, राइट. सो अगर डियर ही मर जाएगा तो टाइगर क्या खाएगा? डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज, राइट. इसका डिप्लीशन हो गया. ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और डिफॉरेस्टेशन के अंदर आप काउंट कर सकते हो. एंड ट्रेड ऑफ स्किन, हंटिंग स्लैश आप ट्रेड भी लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, सो दीज वर द मेजर थ्रेट्स टू द टाइगर्स. अब एक थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ठीक है, ये हम रीजंस ही भी पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब इसका क्या हुआ आगे हम वो भी पढ़ेंगे. सो इसका एक फैक्ट आपको याद रखना है. द फैक्ट टू बी रिमेम्बर्ड इज इंडिया एंड नेपाल, you can write it into your answers also, provide provide habitat to two third of the tiger population in the world. Tiger population का 2/3 lives in India and Nepal only. So this becomes important to you, right? So the project Tiger was one of the successful project of Indian government. इसमें इन्होंने what did they do? They established many tiger sanctuaries. ठीक है, टाइगर सैंक्चुरीज बोल सकते हैं यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बोल सकते हैं. ठीक है, टाइगर रिजर्व्स, दे एस्टैब्लिश्ड एक्चुअली टाइगर रिजर्व्स. टाइगर रिजर्व्स, अब यहाँ पे ना एक लिस्ट दी हुई है टाइगर रिजर्व्स की, मैं आपको मतलब कि अब शेयर कर देता हूँ उसके साथ. इफ आई राइट इट थ्रू, अगर मेरे पास यहाँ पे इफ आई हैव माय क्वेश्चन पेपर, आई लेकिन ये मेरे एग्जाम में तक आ रखा है. मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ. सिरस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ये मेरा एक क्वेश्चन है इन द बोर्ड का एग्जाम पेपर. सो you have to identify the states. So product the tiger reserves becomes important. The list of tiger reserves मैं अभी आपके सामने लिख ही देता हूँ ये सारी लिस्ट. ठीक है, so list of tiger reserves. Tiger reserves,
विद देयर नेम एंड लोकेशन। टाइगर रिजर्व भी हैं इसमें, कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं। सो वो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, तो फिर वो इंक्लूडेड है टाइगर रिजर्व स्लैश नेशनल पार्क स्लैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्लैश नेशनल पार्क, कुछ भी पूछ लें, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, ठीक है, तो एक ही है, ठीक है। सो आई विल राइट द नेम हेयर, राइट, एंड द लोकेशन हेयर। चलो जी, starting off, our first tiger reserve is tiger reserve या national park Corbett, Jim Corbett, very famous Corbett National Park. Where it is located? It is located in Uttarakhand. स्टेट ही आपको आएगी कि विच स्टेट कौन सा कब लोकेटेड है, क्या कहाँ पे लोकेटेड है। यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ, इजियर बोर्ड पे थोड़ा सिमेट्री रहेगी। देन देर इज सुंदरबन। इन सुंदरबन, मतलब कि मैं नाम लिख रहा हूँ, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो समझ लेना, ठीक है। सुंदरबंस एनपी, एनपी मींस नेशनल पार्क, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखना, डू नॉट राइट दिस इन योर एग्जाम, बट यस, फॉर एक्सप्लेनेशन, शॉर्टर एक्सप्लेनेशन, आई एम राइटिंग दिस। सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल, राइट। देन द थर्ड इज, कौन सा है थर्ड? बंधवगढ़, 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 again a national park. It is located in Madhya Pradesh, Madhya Pradesh, right? Then the fourth one that is given is Sariska. इसका बहुत क्वेश्चन आते हैं। Sariska is a, you can term it as a tiger reserve also and also wildlife sanctuary, anything. It is located in Rajasthan, mainly known for as a tiger reserve, ठीक है। सो वो आप अपने हिसाब से, द क्वेश्चन डिमांड्स एक ही बात है, ठीक है, आपको बस ये आगे वाले नाम याद रखने हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और लोकेशन याद रखनी है। एंड देन देयर इज द लास्ट, देयर आर 5 ओनली। परियार टाइगर रिजर्व, दिस इज अ प्रॉपर टाइगर रिजर्व, परियार टाइगर रिजर्व, दिस इज लोकेटेड इन केरला, ठीक है। So these are the names and location of the tiger reserves, important tiger reserves and national park, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में क्योंकि बहुत ज्यादा दिए होते हैं, so no need to do that, do these 5, this is the list, right? So moving ahead, types and distribution of forests and wildlife, मतलब कि अब types of forests पढ़ते हैं, categories of forest, then we'll last topic हमारा रह जाएगा, that is the movements, हमारी कौन सी मूवमेंट्स है, कैसी हुई, कौन सी कम्युनिटी मूवमेंट्स थी, कौन सी कैसी मूवमेंट्स थी, राइट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट आप बोल दो, इसका डिफरेंस आता ही आता है। एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज का यही है, इसका डिफरेंस आएगा, चाहे वो एमसीक्यू में आए, आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है, कौन से एरिया में कौन सा लोकेटेड है, या फिर आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ 2 मार्क क्वेश्चन और इधर 3 मार्क क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, और मे बी they'll ask the characteristics of maybe one of the forest, ठीक है। So starting off with our first forest, first type of forest classified by the Indian government, that is reserved forest, reserved forest। अब इसके characteristics हम देखते हैं, what are the characteristics of reserved forest? Number 1, it covers, in India it covers more than 50% of forest land, मतलब कि 50% से ज्यादा जो फॉरेस्ट है इंडिया में वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर कैटेगराइज्ड है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन, हाईएस्ट प्रोटेक्शन, इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है, मतलब कि इसको कोई अंदर मतलब जा ही नहीं सकता, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, कि काफी कंजर्व्ड है ये एरिया। एंड हाईएस्ट प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ अब प्रोटेक्शन क्यों इनको हाईएस्ट दी, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वैल्यूएबल टिम्बर, टिम्बर यानी वुड, वुड बहुत वैल्यूएबल है यहाँ पे, बट इसलिए
सो इसलिए इनको दे रखी है, थोड़ा प्रोटेक्शन दे रखी है, ताकि एनी स्मगलर या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पे ना हो और वुड काट के वो ले जाए, तो कंजर्वेशन नहीं हुई ना। सो हाईएस्ट प्रोटेक्शन यहाँ पे दी हुई है। अब एरियाज इसके क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, I'll write J&K, right? J&K से I guess you'll understand. J&K is Jammu and Kashmir. ठीक है? तमिलनाडु, फॉरेस्ट ऑफ तमिलनाडु, फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, एंड ऑल्सो महाराष्ट्र। सो ये रीजन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सी स्टेट में रिजर्व फॉरेस्ट है और कौन सी में नहीं है। सो ये चीजें आपके लिए डिफरेंशिएशन में भी काम आएगी आपको, एंड इवन आपको अभी भी मतलब आंसर में भी अगर बाई चांस पूछ लिया, आंसर में बाई चांस पूछ लिया तो इजी लगेगा आपको। ये क्या हो गया? राइट, तो आंसर्स के लिए भी इजी है, एंड फॉर डिफरेंशिएशन भी आपको ये आपको याद रखने वाली चीज है, हाईलाइट कर। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर, राइट। सो मूविंग अहेड विद आवर थिंग, तो ये हो गया आपका रिजर्व फॉरेस्ट। अब आती है आपकी सेकंड कैटेगरी, दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। नाम इनका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, बट इनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, यस, बट दे आर प्रोटेक्टेड। व्हाई दे आर नेम्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट? बिकॉज इनमें डिप्लीशन ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। रिजर्व फॉरेस्ट में इतनी डिप्लीशन नहीं हुई है, बट उसमें वैल्यूबल गुड्स मिल रहे हैं हमको, वैल्यूबल टिम्बर मिल रहा है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन दे रखी है। बट यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन, फ्रॉम फर्दर डिप्लीशन। बहुत ज्यादा ऑलरेडी डिप्लीशन हो चुकी है और ना डिप्लीशन हो, इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया गया फॉर फर्दर डिप्लीशन, राइट। एंड covers one third of the forest land, one third of forest land, right. And it covers the areas of the states such as Bihar, right, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, right, Odisha एंड राजस्थान। तो इन फॉरेस्ट को काफी प्रोटेक्शन दी है, ताकि वो ऑलरेडी डिप्लीटेड बहुत ज्यादा है और ना डिप्लीट हो, इसलिए उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर लिया गया है। देन हमारी थर्ड कैटेगरी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट की। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, राइट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अदर फॉरेस्ट जो कि वेस्टलैंड्स होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स, वेस्टलैंड्स, ठीक है, वो किसी के काम के नहीं है, स्लैश अदर फॉरेस्ट, उनको हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोलते हैं। अब ये ऐसे नहीं कि सारे गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, बोथ गवर्नमेंट भी इनको कंट्रोल करती है। लैंड जो एरिया होता है ये गवर्नमेंट के अंडर भी आता है, एंड प्राइवेट पीपल आल्सो ओन इट। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पीपल ओन देम। बाकियों में जो सारी प्रोटेक्शन दो हमने डिस्कस किया, दैट वर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सो अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, जहाँ पे ज्यादा हिली कंडीशंस हैं, बहुत ज्यादा वो कंडीशंस है, वहां पे उसको अदर फॉरेस्ट का नाम दिया गया। तो उस अनक्लास फॉरेस्ट का नाम दिया गया बिकॉज वहां पे बहुत टेरेन बहुत मुश्किल सा है जाने का। सो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है। तो ये होते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। देन हमारी लास्ट फोर्थ कैटेगरी आती है परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट, अब परमानेंट फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट यानी रिजर्व्ड तो होते हैं, प्रोटेक्टेड भी होते हैं। ये रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड कलेक्टिवली यानी
अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आता है आपका कम्युनिटी को लेकर कि कई कम्युनिटीज इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करती है टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट collectively by the community like the local people there plus government. ठीक है, they are reserved and protected collectively by community and the government present. गवर्नमेंट ठीक है, एंड ये रिजर्व फॉरेस्ट में से आपको टिम्बर भी ले जाना अलाउड है. प्रोवाइड टिम्बर एंड वैल्यूएबल प्रोड्यूस. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन. गवर्नमेंट प्रोवाइड द कम्युनिटी, मतलब कि प्रोटेक्ट कर रही है उनको, मतलब कि सांस में लेकर प्रोटेक्ट कर रही है, तो कलेक्टिवली कम्युनिटी को वो गवर्नमेंट क्या, तो गवर्नमेंट क्या देती है उनको, टिम्बर एंड वैल्यूएबल अदर वैल्यूएबल प्रोड्यूस जो कि फॉरेस्ट में से मिलती है, तो वो कलेक्ट करने का उनको राइट दिया जाता है. ठीक है, बट हाँ अब इसमें स्टेट कौन सी है, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का 75% of the area is permanent forest. 75% of the forest cover of Madhya Pradesh has permanent forest. This is what the four types of forests are: reserved, protected, unclassed, and permanent forests. Now moving on to our last topic, that is community and conservation. कम्युनिटी एंड कॉन्जर्वेशन का हमने एक देख लिया था, परमानेंट फॉरेस्ट, राइट. कम्युनिटी एंड कॉन्जर्वेशन, अब इसमें हम मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहली मूवमेंट, इंपॉर्टेंट मूवमेंट, पहले तो कम्युनिटीज होती कौन सी, ये दीज आर स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट पीपल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट. ठीक है, नाउ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, यहाँ पे अब आपको कई चीजें मिलती हैं. पहली मूवमेंट जो हम डिस्कस करेंगे, चिपको मूवमेंट भी एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है. उसके अलावा भी जो मूवमेंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज द मूवमेंट इन अलवर, मूवमेंट दैट हैपेंड इन अलवर. अब अलवर इन राजस्थान, व्हाट डिड हैपेंड, इट्स अ स्टोरी कि 5 विलेजेस इन अलवर, 5 विलेजेस, बिकॉज ऑफ द माइनिंग एक्ट. माइनिंग एक्ट क्यों हुआ था, माइनिंग एक्ट कुछ हुआ था कि दे वर टू माइन सम रिसोर्सेज फ्रॉम द एरिया, बट वो फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ एरिया था, दैट कुड हैव एंडेंजर्ड द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इटसेल्फ. ठीक है, एंड villagers these villagers fought for and this was the part of this mining act. हो कहाँ पे रहा था, this was the part of Sirska टाइगर रिजर्व. टाइगर रिजर्व, एज आई टोल्ड यू, सिरस्का टाइगर रिजर्व बहुत आते हैं, बहुत बार नेम लिया गया टाइगर, इस टाइगर रिजर्व का. इज प्रेजेंट इन राजस्थान, राइट. अलवर इज आल्सो प्रेजेंट इन राजस्थान. सो citing the mine, the 5 villages fought against the mining act, and they क्यों माइन कहाँ पे कर रहे थे, सिरस्का टाइगर रिजर्व में माइन कर रहे थे. So what these 5 villages declared, these came together and declared 1200 hectares, HA's hectares, as a sanctuary. Sanctuary or sanctuary. The name of the sanctuary is Bhairav. Important हो जाती है sanctuary. Bhairav Dakav Sanctuary. Sanctuary is sanctuary. ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं. तो दिस प्रोटेक्टेड एरिया, इन्होंने 1200 हेक्टेयर्स का प्रोटेक्टेड एरिया जो 5 विलेजेस में आता था, उसको हमने डिक्लेयर कर दिया भैरवदेव डाकफ सेंचुरी. सो दिस सेंचुरी, दिस इज व्हाट इट मींस, मतलब कि ये कम्युनिटी कंजर्वेशन दिख गई ना, कम्युनिटी आई, 5 विलेजेस कम्युनिटी इकट्ठी हुई, टाइगर रिजर्व माइनिंग एक्ट के अगेंस्ट लड़ी, ताकि साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, माइनिंग एक्ट यहाँ पे नहीं लागू हो सकते क्योंकि सिर्फ इसका टाइगर रिजर्व है यहाँ पे. तो इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 1200 हेक्टेयर्स एज भैरवदेव डाकफ सेंचुरी, एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हंटिंग एंड ऑल्सो एनरोचमेंट और सारा कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ऑल. ठीक है, अब हमारा आता है दूसरी मूवमेंट, इंपॉर्टेंट मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, वेरी फेमस मूवमेंट. चिपको मूवमेंट अब ये हुई कहाँ थी, पहले तो ये हुई थी, चिपको मूवमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट वाज लेड बाय वुमेन. इट वाज लेड बाय वुमेन.
अब इसमें हुआ क्या था, इट रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन। अब इसको चिपको मूवमेंट कहते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है। अब चिपको मूवमेंट, और ये हुआ कहाँ पे था, इट हैपेंड इन द हिमालयन रीजन। इसके ऊपर आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ, हिमालयन रीजन। मतलब ये मूवमेंट्स कम्युनिटी कंजर्वेशन के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि काफी इग्नोर्ड टॉपिक है ये, मैंने देखा, बट क्वेश्चन में से आते हैं यार, फिर प्रॉब्लम पंगा पड़ जाता है, ठीक है। सो इट हैपेंड इन द हिमालयन रीजन, राइट, एंड इट प्रोमोटेड अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, प्रोमोटेड एफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन किया जाता है, मेजर रोल ऑफ वुमेन, कि ये मतलब कि एक एक ट्री से ना अब वुमेन ऐसे दे हग द ट्री, और वो मतलब कि खड़े हो गए कि अगर इफ यू वांट टू कट द ट्री यू हैव टू गो थ्रू अस। तो ऐसा सिचुएशन आ गई थी, जिसके कारण फिर उसको चिपको मूवमेंट नेम किया गया। चिपको मतलब कि चिपक जाना किसी चीज के साथ, तो चिपको मूवमेंट उसको नेम किया गया, ठीक है। अब कंजर्वेशन मेथड्स और अडॉप्टेड न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग, कई कम्युनिटीज में कंजर्वेशन मेथड्स अडॉप्ट हुए। कंजर्वेशन मेथड्स, ये तो हमने मूवमेंट्स डिस्कस किया, अब कंजर्वेशन मेथड्स डिस्कस करते हैं। मेथड्स में अब आपके दो और आंदोलन आ जाते हैं, जो कि हैं बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, राइट, इन तहरी, तहरी में हुआ था ये बीज बचाओ आंदोलन, एंड ऑल्सो नवदान्या, नवदान्या, ठीक है। दीज बोथ मूवमेंट्स व्हाट दे डिड, दे इकोनॉमिकली डाइवर्सिफाइड, these diversified crops without any synthetic chemicals, without any synthetic chemicals, synthetic chemicals were harming the environment। तो इन्होंने ऐसी डेवलप कर ली टेक्निक्स ताकि डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स हो। कंजर्वेशन मेथड्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल्सो। अब ये यहाँ पे हमारा एक और चीज आ जाती है, एक कम्युनिटी कंजर्वेशन के अंदर ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन 1988, वेयर कम्युनिटी के साथ, मतलब कि उड़ीसा, उड़ीसा में पास हुआ था एक्चुअली में, इन उड़ीसा इट वाज पास्ड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, लोकल पीपल लिविंग देयर, प्लस द गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, एक्सक्यूज मी, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, राइट। अब कम्युनिटी को इसके बदले में क्या मिलता था, शेयर इन नॉन टिम्बर प्रोड्यूस, ठीक है, नॉन टिम्बर प्रोड्यूस में इनको एक शेयर मिल जाता था। तो दिस इज व्हाट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज। एंड इसके बाद हमारा आता है एक टॉपिक ऑफ सीक्रेट ग्रुव्स। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए है क्या सीक्रेट ग्रुव्स, ओके, सीक्रेट ग्रुव्स होते क्या हैं, सीक्रेट ग्रुव्स आर द ट्रीज, ट्रीज बोलो या फिर फॉरेस्ट बोलो, विच आर, मतलब कि उनको पूजा जाता है, ठीक है, उनको हम सीक्रेट ग्रुव्स कहते हैं। एंड दिस सीक्रेट ग्रुव्स में अब आता क्या है, मतलब कि सीक्रेट ग्रुव्स को वी कैन रेफर टू एज अ फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस। इसमें आपके ना एनसीईआरटी में एग्जांपल्स गिवन है, उसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि बहुत, मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव भी नहीं आ रहा, देखो, ठीक है। एनिमल, अब सीक्रेट प्लांट्स भी आपको एग्जांपल दे रखी है और सीक्रेट एनिमल्स की भी आपको एग्जांपल दे रखी है, तो नहीं करना। अब ये क्यों, मतलब कि आपको बस कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है कि व्हाट इज देयर सीक्रेट ग्रुव्स, फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, इट इज बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ नेचर। हमारे पुराने टाइम में एंसेस्टर्स दे यूज्ड टू वर्शिप द नेचर।
तो उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करके सेक्रेड ग्रुप्स का कंसेप्ट आया इंडियन सोसाइटी में. दीज फॉरेस्ट आर लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल. मतलब कि यहाँ पे जाते भी नहीं वो, बस पूजा करते हैं एंड दे कम बैक. दे डू नॉट इंटरफेयर विद द, लेकिन ना वहाँ पे टिम्बर प्रोड्यूस हुआ, कट भी नहीं, कुछ नहीं करना. दे इन अनटच जाते हैं. एंड इसमें अब सीक्रेट ग्रूव्स भी आते हैं, सीक्रेट एनिमल्स भी आते हैं. सीक्रेट ग्रूव्स तो हो गए फॉरेस्ट का पार्ट, एंड देन द अदर थिंग इज सीक्रेट एनिमल्स. ठीक है, सीक्रेट एनिमल्स में अब कई, जैसे कि ब्लैक बक आ गया. ठीक है, इट इज सीक्रेट फॉर वन पर्टिकुलर कम्युनिटी. ठीक है, और कई और आ जाते हैं. चिनकारा हो गया, अगेन एनिमल. ये आपको थोड़ा थोड़ा याद कर, ब्लैक बक चिनकारा इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ये बिश्नोई कम्युनिटी काफ़ी इनको मतलब कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस, उनकी कम्युनिटी में इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है. ब्लैक बक एंड चिनकारा की बिश्नोई कम्युनिटी में. बिश्नोई कम्युनिटी अब कहाँ है? राजस्थान में. वहाँ पे इनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस ब्लैक बक और चिनकारा को लेकर सेक्रेड एनिमल्स माना जाता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर. नाउ वेयर इज आवर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन? वेयर डिड आई पुट? हाँ, आ गया आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन. इतना बड़ा दिख रहा है, 2 मार्क क्वेश्चन है. We'll read the question. You are Dev, a farmer living in Himalayan village during the time of Chipko movement. ठीक है, Chipko movement first. Your community depends on nearby forests for daily needs. How might the spread of Chipko movement and initiatives like Beej Bachao Andolan and Navdanya influence your farming practices and your attitude towards forest conservation? अब इसमें आपको लिखना है सब कुछ. Effects of Chipko movement, afforestation वाला. Effects of Beej Bachao, वो सारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो मैंने आपको शेयर की. डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स एंड नवधान्या का भी सेम ही है. थोड़ा सा उसको थोड़ा इंक्रीज करके इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस पूछ ली. बीज बचाओ और नवधान्या से फार्मिंग प्रैक्टिस हुई थी. एंड कंजर्वेशन की तरफ आपका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ चिपको मूवमेंट में एफॉरेस्टेशन के. ये हुआ आपका आंसर. सो हैव टू राइट ऑल अबाउट एफॉरेस्टेशन हियर. राइट, you have to write here about the diversified crops. ठीक है, डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स एंड डन. 2 मार्क्स. दो दो 3 पॉइंट्स मैक्सिमम. स्मॉल पॉइंट्स, मेक स्मॉल पॉइंट्स एंड यू आर डन. राइट, so this is all for today's class. That's all. We'll meet tomorrow at same time 8:30 p.m. right, मिलते हैं कल. बाय, सी यू.